हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 3 नवंबर 2023 के करंट अफेयर के साथ। करंट अफेयर की पीडीएफ आप स्टैटिक जीके के साथ एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली वहां से जाके फ्री स्टडी मटेरियल का आपको ऑप्शन मिलेगा ऐप में, वहीं से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ के अंदर करंट अफेयर के अलावा डेली उससे रिलेटेड जो स्टैटिक जीके का डेटा होता है और स्टेट्स का जो डेटा होता है, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, तो आप उसे बहुत ही ध्यान से पढ़ा करें। शुरू करेंगे आज का वीडियो। पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे एक सवाल यह पूछा था कि अगले वर्ष साल 2024 में जो लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, तो इस बार इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा। तो जो पिछली बार 2019 में इलेक्शन हुए थे ना, ये 17वें लोकसभा के चुनाव थे। इस बार जो 2024 में हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये 18वें एडिशन के चुनाव होने जा रहे हैं अगले वर्ष। लोकसभा के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है, तो यह है आर्टिकल 81, जो कि बताता है कि भारत की संसद में एक लोकसभा होगी जिसे लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है। अच्छा, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितने वर्ष की उम्र होनी चाहिए, तो मिनिमम 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। एक और खास बात, लोकसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 552 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 550 इलेक्टेड होते हैं और 2 सिलेक्टेड होते हैं। इन 2 सदस्यों को राष्ट्रपति अपने थ्रू नॉमिनेट कर सकते हैं, और ये दोनों एससी और एसटी कम्युनिटी से होने चाहिए। इसके अलावा लोकसभा में एक खास बात यह भी है कि इसका जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष का होता है, लेकिन जो राज्यसभा का कार्यकाल है ये 6 वर्ष का होता है, जिसमें हर 2 साल में चुनाव होते हैं। बट यहाँ पर हर 5 साल में ही चुनाव होते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए अनाउंसमेंट है। हालांकि मैं पिछले 2 दिन से आपको बता रहा था कि स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है और ये दिवाली से पहले ही हो जाएगा, तो अब मैं डेट इसकी अनाउंस कर रहा हूँ। 6 नवंबर को शाम 6 बजे आप सभी को स्कॉलरशिप टेस्ट देना है। ये टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट है, एसएससी सीजीएल प्री का। ठीक है, मतलब जिसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। ये सभी के लिए फ्री टेस्ट है। इस टेस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है, तो आप सभी उस पर क्लिक करिए और वहां पे आपको एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में वो डायरेक्ट करेगा, और वहीं पर आपसे कॉन्टैक्ट नंबर मांगेगा। अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ओटीपी आएगा, उसको भी रजिस्टर कर दीजिए। आप टेस्ट के लिए रजिस्टर हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद 6 नवंबर को शाम 6 बजे आपको वहीं पर जाना है और ये टेस्ट देना है। जब आप टेस्ट दोगे, तो उसके बाद शाम को 8 बजे तक इस टेस्ट का सॉल्यूशन के साथ रिजल्ट आ जाएगा और आपकी रैंकिंग आ जाएगी। जो टॉप 10 स्टूडेंट होंगे उन सभी को, जो मैं नया बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं जस्ट दिवाली के बाद, न्यू बैच 25 नवंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये फाउंडेशन बैच होगा 2024 के सभी एग्जाम्स को टारगेट करके, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब कुछ कवर करी जाएगी कंप्यूटर के साथ। तो ये बैच टॉप 10 स्टूडेंट्स को हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, पहली चीज। उसमें भी जो टॉप 3 होंगे उनको हम दिवाली का गुडी बॉक्स भी भेजेंगे उनके घर पे। तो सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसका फायदा उठाइए। अगर आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इस टाइम पर नहीं है, अगर आप बैच नहीं परचेज कर पा रहे हो, तो आपके लिए अच्छा मौका है। और ऐसे स्टूडेंट जिन्हें इनकी जरूरत भी नहीं है, वो भी इस टेस्ट को जरूर दें, क्योंकि वहां पर आप देखिए कि आप कितने पानी में हैं, आप कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। जो इंटरफेस होगा पूरा एसएससी वाला इंटरफेस है, जैसा कि टीसीएस लेता है एग्जाम, सेम वही आपको इंटरफेस मिलेगा। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। ये कौन सा ऐसा दूसरा देश है जिसने अभी भारत के टूरिस्टों के लिए वीजा फ्री एंट्री को अनाउंस कर दिया है। मैंने आपको पिछले सप्ताह के करंट अफेयर में बताया था कि अभी हाल फिलहाल में श्रीलंका ने क्या किया है, वीजा फ्री एंट्री दी है। अब श्रीलंका के बाद ये दूसरा देश बन गया है थाईलैंड। थाईलैंड ने भी अपने यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जितने भी भारतीय हैं उन सभी को अगले 6 महीने के लिए वीजा फ्री एंट्री देने का अनाउंसमेंट किया है। केवल भारत को ही नहीं, भारत के अलावा ताइवान को भी इन्होंने वीजा फ्री एंट्री दी है। वैसे आपको बता दूं, थाईलैंड के अंदर चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा पर्यटक भारत से ही जाते हैं। टॉप 3 जो कंट्री हैं जहां से पर्यटक यहाँ पर जाते हैं, एक तो मलेशिया के लोग बहुत ज्यादा जाते हैं थाईलैंड घूमने, चाइना के लोग उसके बाद जाते हैं, और उसके बाद साउथ कोरिया के, और फिर चौथे नंबर पर भारतीय लोग बहुत जाते हैं थाईलैंड घूमने। थाईलैंड की कैपिटल क्या है, ये है बैंकॉक। और थाईलैंड में करेंसी चलती है, इसको बोलते हैं थाई बात। क्या बोलते हैं, थाई बात। और थाईलैंड के प्रधानमंत्री इस टाइम पे हैं श्रेथा थवीसिन। यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ, श्रेथा थवीसिन। ठीक है, थवीसिन। श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धने और कोलंबो। मालदीव्स की कैपिटल है माले और जापान की कैपिटल है टोक्यो।
ये कौन सा संस्थान है जिसके द्वारा वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म सभी डॉक्टर्स के लिए लॉन्च किया गया है? तो भारत भर में सभी डॉक्टर्स के लिए एक नया प्लेटफॉर्म वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म के नाम से लॉन्च किया गया है और इसको नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा अनाउंस किया गया है। अब देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या है। भारत सरकार क्या करेगी, पूरे भारत भर के जितने भी डॉक्टर हैं उन सभी को इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत रजिस्टर करेगी। जैसे कि उनका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर होगा, उनका आधार कार्ड होगा, उनकी क्वालिफिकेशन होगी, उन्होंने डिग्री कहाँ से ली हुई है, किस यूनिवर्सिटी से, ये भी इसमें मेंशन होगा और कौन से फील्ड में स्पेशलाइजेशन है कि हार्ट का डॉक्टर है, कि ब्रेन का डॉक्टर है, नर्व सिस्टम का डॉक्टर है। ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर होंगी। इससे ये पहचानने में आसानी होगी कि कौन सा डॉक्टर वाकई में कैपेबल है और कौन सा फेक डॉक्टर है। क्योंकि कई बार आप देखते हो लोग फेक डिग्री का यूज़ करके डॉक्टरी कर रहे हैं और पैसा छाप रहे हैं। लेकिन अब ये चीज़ें नहीं हो पाएँगी। इसलिए भारत सरकार नेशनल मेडिकल कमीशन के थ्रू इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर रही है। इस प्लेटफॉर्म के अंदर फर्स्ट फेज में पूरे भारत भर के 14 लाख डॉक्टर्स का डेटा शामिल किया जाएगा। इसके लिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ भी एक पैक्ट साइन किया है। अब क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का रोल क्या होगा? देखिए, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यहाँ पर इस बात की जिम्मेदारी लेगी कि इन डॉक्टर्स को रेटिंग भी दी जाए। तो आपको रेटिंग से ही पता लग जाएगा कि कौन से डॉक्टर और कौन से मेडिकल इंस्टीट्यूशंस रेटिंग में ऊपर हैं और कौन से नीचे हैं। वैसे नेशनल मेडिकल कमीशन इसकी स्थापना कब करी गई थी? साल 2020 में, अभी हाल ही में करी गई है। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और सीनियर आईएएस अधिकारी सुरेश चंद्र शर्मा ये इसके चेयरपर्सन हैं इस टाइम पे। अभी हाल ही में भारत के कितने राज्य और कितने यूटीज हैं जिन्होंने एक साथ अपना स्थापना दिवस मनाया है गोवा के राजभवन में? तो 1 नवंबर के दिन गोवा के राजभवन में टोटल 8 राज्यों और 5 यूनियन टेरिटरीज ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। अब ये कौन कौन से राज्य और यूटीज हैं जो कि 1 नवंबर को ही स्थापित किए गए हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ 2 दिन पहले। आंध्र प्रदेश के अलावा हरियाणा का स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। चंडीगढ़ का भी मनाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ हो गया राज्य, इसका भी स्थापना दिवस है। पुडुचेरी हो गया। ठीक है। और पुडुचेरी के अलावा लक्षद्वीप का भी स्थापना दिवस मनाया जाता है। अंडमान एंड निकोबार हो गया, इसका भी स्थापना दिवस है। और दिल्ली का भी स्थापना दिवस 1 नवंबर को ही मनाया जाता है। अब अगर बात करें कुछ और राज्यों की, तो जैसे एमपी हो गया, केरल हो गया, कर्नाटका हो गया, इसका भी स्थापना दिवस है। और तमिलनाडु हो गया। टोटल अगर काउंट करें हम लोग राज्यों को, तो तमिलनाडु 1, कर्नाटक 2, केरल 3, 4 एमपी, 5 आंध्र प्रदेश, 6 हरियाणा, 7 छत्तीसगढ़। ठीक है। और 7 के अलावा ये आपका 8वां कौन सा हो गया? पंजाब। ठीक है। यहाँ पंजाब का भी। तो 8 ये राज्य हो गए और यहाँ पर आप देख लीजिए बाकी आपकी यूटीज हो गई, पुडुचेरी, दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप एंड चंडीगढ़। ठीक है। तो टोटल 8 राज्यों और 5 यूटीज ने 1 तारीख को अपना स्थापना दिवस मनाया। इस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भारत के उपराष्ट्रपति जो रह चुके हैं वेंकैया नायडू मौजूद थे और साथ में गोवा के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई, ये दोनों मौजूद थे। अभी हाल ही में ये कौन से 2 संस्थान हैं जिन्होंने लाइफस्टाइल फोकस्ड क्रेडिट कार्ड मिलकर लॉन्च किया है? तो रिलायंस ने एसबीआई कार्ड के साथ मिलकर एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। आपको नाम से ही समझ आ रहा है, लाइफस्टाइल फोकस्ड क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड की खास बात यह है कि आप डेली की शॉपिंग वगैरह अगर आप मॉल वगैरह से करते हो और कॉम्प्लेक्स वगैरह से करते हो या फिर आप ऑनलाइन भी करते हो, तो आपके लिए ये कार्ड बेहतर होगा। क्योंकि रिलायंस और एसबीआई मिलकर इस कार्ड में आपको रिडीम पॉइंट देंगे, आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, जो कि आपको शॉपिंग में डिस्काउंट देने का काम करेंगे। तो अल्टीमेटली जो लोग शॉपिंग ज़्यादा करते हैं, उनके लिए ये कार्ड बनाया गया है। एसबीआई कार्ड की स्थापना 1998 में करी गई थी, जिस साल गूगल की स्थापना करी गई है। एसबीआई कार्ड सब्सिडरी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम और इसके चेयरपर्सन है अभिजीत चक्रवर्ती। ये कौन है जो कि अभी हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है कोप्पू सदाशिव मूर्ति। अब ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की कमान संभालेंगे और इन्होंने जिनको सक्सीड किया है, मतलब जिनकी जगह ली है, उनका नाम है नलिन सिंघल। नलिन
सिंघल, ठीक है? जो नलिन सिंघल हैं, इनको 2019 में अपॉइंट किया गया था। पिछले 4 साल से ये अपना कार्यभार संभाल रहे थे। अब ये रिटायर हो गए हैं और कोप्पू सदाशिव इनकी जगह पर आ गए हैं। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसकी स्थापना 1956 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। कभी-कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। एक और भेल है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात हो, तो इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर है और जब इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की बात हो, तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जे बिडेन के द्वारा उनके डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये हैं कर्ट कैंपबेल। इससे पहले ये एशिया पैसिफिक रीजन में अमेरिका की जो वार्ता होती थी, उस पूरे मॉड्यूल के हेड थे। लेकिन अब जे बिडेन ने इनको अपने पास बुला लिया है और वहां पर एक बड़ा दारोमदार दिया है, अपना डेप्यूटी सेक्रेटरी इनको अपॉइंट किया है। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो जे बिडेन की पार्टी का नाम क्या है? अगर पता है तो बताओ। अभी हाल ही में भारत सरकार की रिपोर्ट के आधार पर अक्टूबर 2023 में जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ है? तो पूरे भारत भर से जीएसटी कलेक्शन में 13% की बढ़ोतरी हुई है। अक्टूबर के महीने में 1,72,000 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। तो ये हो गया अक्टूबर का 1,72,000 करोड़ का। सितंबर के महीने में अगर बात करें तो ये कलेक्शन था 1,65,000 करोड़। उससे भी पहले अगस्त के महीने में अगर बात करें तो ये था 1,59,000 करोड़। ठीक है? तो ये लगातार बढ़ रहा है अगस्त के महीने से। जीएसटी का जो आर्टिकल है हमारे संविधान में, ये है आर्टिकल 279(1). और जीएसटी के लिए हमारे संविधान में कौन सा संशोधन हुआ है? तो 101 अमेंडमेंट जीएसटी से ही रिलेटेड है। जीएसटी को भारत में 1 जुलाई साल 2017 में लॉन्च किया गया था। पहली बार एक केरल फाउंडेशन डे पर एक महोत्सव मनाया जा रहा है जिसका नाम है केरलेयम। तो केरलेयम उत्सव की शुरुआत कहाँ पर करी गई है? इसकी शुरुआत केरल में करी गई है। केरल की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, वहां से इसकी शुरुआत करी गई और इसका उद्घाटन वहां के मुख्यमंत्री पिनाराय विजयन के द्वारा किया गया। यहाँ पर कमल हसन भी मौजूद थे इनके साथ। सवाल उठता है कि ये उत्सव है क्या? देखिए, है क्या कि केरल के जो कल्चर की रिचनेस है, वहाँ की जो संस्कृति है, उसको बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। यहाँ पर केरल की संस्कृति से रिलेटेड कई सारे शो परफॉर्म किए जाएंगे, जिसमें वहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स दिखाए जाएंगे, वहाँ की हेरिटेजेस प्लेसेस के बारे में बताया जाएगा, वहाँ के डांसेस परफॉर्म किए जाएंगे, जैसे कि वहाँ के क्लासिकल डांस हो गए। ओके। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे देश के डिप्लोमेटिक्स भी यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। कौन कौन से? यूनाइटेड अरब अमीरात के लोग यहाँ पर हिस्सा लेंगे, नॉर्वे के का डेलीगेशन भी आ रहा है, साउथ कोरिया का डेलीगेशन, क्यूबा का डेलीगेशन, इन सभी कंट्रीज के डेलीगेशन यहाँ पर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर केवल ये कल्चर से ही रिलेटेड नहीं है, ये इकोनॉमी को भी बढ़ावा देने के लिए है। तो इसका एक गुड इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे केरल के ऊपर, वहाँ की अर्थव्यवस्था के ऊपर। और केरल में गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के दो क्लासिकल डांस कौन कौन से हैं? एक तो कथकली है यहाँ का, कथकली। और दूसरा है कौन सा? मोहिनी अट्टम, मोहिनी। अच्छा, कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। ये कौन है जिनको अभी ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से सम्मानित किया गया है इनकी सांस्कृतिक समझ के लिए? तो इन्हें इंडियन कल्चर की, इंडियन हिस्ट्री की जो समझ है, तो उसको सराहना करते हुए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से सम्मानित किया गया है। और ये हैं नंदनी दास। नंदनी दास ने अपनी डेब्यू बुक लिखी थी अभी कुछ टाइम पहले और इस किताब का नाम है कोटिंग इंडिया। ये किताब आपको पता है किसके बारे में बताती है? मुगलों का भारत की संस्कृति पर क्या असर पड़ा और साथ में ब्रिटिशर्स का क्या असर पड़ा हमारी संस्कृति पर। यह किताब बखूबी उन सारे पहेलियों को बताती है। और जो नंदनी दास हैं, ये बेसिकली प्रोफेसर हैं, इंग्लिश लेक्चरर हैं एक तरीके से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो इनकी ये जो डेब्यू बुक है, इसकी बहुत सराहना हुई है वहां पर भी और पूरे दुनिया भर में अब तो हो रही है। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में कल मैंने आपको बताया था यूनेस्को के द्वारा ये कौन सा शहर है जिसे सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में अनाउंस किया गया है। तो सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर को टैग दिया गया है। और सिटी ऑफ लिटरेचर किसको बोला गया है? तो यह कोझिकोडे, कोझिकोडे, केरल। अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया कि मुद्रा स्फीति के लिए, आने वाली मुद्रा स्फीति को देखते हुए जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज होंगी,
उसके लिए कितने सर्वे किए जाएंगे? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके लिए 2 सर्वे करने वाला है, जिससे कि आगे के प्लान बनाए जा सके कि भारत का बाजार कैसा रहेगा और उसमें नियंत्रण कैसे किया जाए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में करी गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इस साल इनको गवर्नर ऑफ द ईयर का टाइटल साल के शुरुआत में दिया गया था। हाल ही में करीब 1 किलोमीटर लंबा ये पुल है, जो कि पूरा बन के तैयार हो चुका है और इसका नाम है रामबन वायडक्ट। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो आपको ब्रिज दिखाई दे रहा है ना, रामबन वायडक्ट, ये बनकर जम्मू कश्मीर में तैयार हुआ है। और इस पिक्चर में आप देख सकते हो ये जो ब्रिज जहाँ से बनकर तैयार हुआ है, इससे पहले ये जो रूट है ना, यहाँ पे काफी हादसे हो जाया करते थे क्योंकि नीचे खाई है। तो इस वजह से ये करीब 1 किलोमीटर लंबा पुल बनाया गया है। इसका उद्घाटन रोड एंड हाईवेज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन जयराम गडकरी के द्वारा किया गया है। और ये जो पुल है, ये डायरेक्टली अगर बात करें तो उधमपुर से रामबन को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। 4 लेन हाईवे ये बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। और केरल में मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। भारत और श्रीलंका के बीच में एक बार फिर से ईटीसीए के नेगोशिएशंस लॉन्च किए गए हैं। ईटीसीए का मतलब क्या है? देखिए, ईटीसीए का मतलब होता है इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट भारत और श्रीलंका के बीच में साल 2016 में शुरू हुआ था। इसके कई दौर आयोजित किए जा चुके हैं। इस एग्रीमेंट का मतलब यह है कि श्रीलंका को वहाँ की अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी में भारत का सपोर्ट दिया जाएगा। लेकिन बीच में श्रीलंका में काफ़ी तख्ते पलट हो गए थे। वहाँ की पॉलिटिक क्राइसिस आ गई, उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई। इन सारी चीज़ों के चलते जो ये समाधान था, ये पॉज़ हो गया था। लेकिन एक बार फिर से अब इसको छेड़ा गया है। तो डैम श्योर इसका फ़र्क श्रीलंका की इकोनॉमी पर पड़ेगा। और श्रीलंका भी इसीलिए भारत के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चल रहा है, क्योंकि इन्हें पता है कि भारत के बिना इनका फ़ायदा होना नहीं है। क्योंकि डिप्लोमैटिक नज़रिए से देखें या फिर जियोग्राफिकल नज़रिए से देखें, भारत ही इनका एक बेहतर पड़ोसी है, ना कि चाइना। तो श्रीलंका अब जान चुका है, इन्होंने चाइना के साथ जो भी एग्रीमेंट साइन किए थे, वो इनके लिए कारगर साबित नहीं होंगे। वो इनको डेब्ट में ही एक तरीके से ले जा रहे हैं। और यही कारण है कि श्रीलंका ने अभी हाल ही में वीजा फ्री एंट्री भारतीयों के लिए अनाउंस कर दी थी। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? रेनिल विक्रमसिंघे। और यहाँ पे प्रधानमंत्री है दिनेश गुणवर्धने। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तुरंत जाके आप लोग रजिस्टर कर लीजिए, ताकि आप 6 नवंबर को शाम 6 बजे टेस्ट दे पाएं। सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका फायदा उठाइए, जो चीज़ आपको फ्री मिल रही है। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? कोयना, तुंगभद्र, भीमा नदी या मूसी नदी? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में साल 2024 के लिए आप मेरे बैचेस को फॉलो कर सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर सब कुछ इस फाउंडेशन बैच में है 2024 के। तो आप इसे तुरंत अवेल कर लीजिए, क्योंकि टाइम फिर आपको ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। कैलेंडर आ चुका है एसएससी का। इसके अलावा आप रिकॉर्डेड बैचेस मेरे हिस्ट्री, पॉलिटी के, साइंस के, ज्योग्राफी के, इन सब के आप अवेल कर सकते हैं एग्जाम इंजन में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी आप बैच अवेल कर सकते हैं। जीएसजी के और कंप्यूटर केवल लेना चाहें, या फिर जीएसजी के कंप्यूटर, रीजनिंग और मैथ, ये सब कुछ ऑप्शन अवेलेबल हैं आपके पास। मैगजीन वगैरह भी आप अवेल कर सकते हैं। साथ में एक रिवीजन बैच भी है। अगर आप किसी एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो आप रिवीजन बैच भी अवेल कर सकते हैं, जिसमें मैंने वन लाइनर के फॉर्मेट में सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हुई हैं। मतलब उससे बेस्ट आपको सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। एक ही बार में जाने से पहले सारा रिवीजन हो जाता है उस बैच में। तो एक बार ज़रूर उसमें देखिएगा। आज की बात यहीं तक। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।